जो कह रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि ये मिली भगत थी डिले के लिए। बिल्कुल डिले के लिए मिली भगत थी। ये था थिंकिंग थी कि जी मियां नवाज शरीफ इज द ट्रम्प कार्ड, वो वापस आ जाएंगे तो उनके पास इतना टाइम होगा, उनके केसेस भी खत्म हो जाएंगे और फिर वो कैंपेन कर सकेंगे और बयानिया एक बनेगा जिसको बयानिया के बेसिस पर। तो वो जुबैर साहब फिर वो मुआवजा क्यों ना हुआ जिसकी वजह से इतना डिले किया गया? क्योंकि वो तो होना नहीं था ना। देखें ना, पीएमएलएन के पास दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमेशा से थे। एक तो था कि इट वाज कंसिडर्ड एज द ओनली एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी। ये नहीं कि वो फौज के अगेंस्ट थी, बट उसमें ये था कि जी हम सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। वोट को इज्जत दो का एक बयानिया था, बड़ा पावरफुल बयानिया था, वो लोगों के दिलों में बैठा था, मैंने तो खुद देखा है। और ये जो है ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट, फातिमा जिन्ना भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पर लड़ी थी। हत्ता कि जब नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था तो उनके साथ भी लोग खड़े हुए थे। ना। आप देखें ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक साल पीछे चले जाएं, बाय इलेक्शंस में 13 बाय इलेक्शंस हुए थे, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, 12 पीटीआई हारी थी। तो द वे वाज देयर। आपने वो ओवरनाइट आपने वो मैंडेट उठा के उसको करा दिया इमरान खान को और उसने खुशी से ले लिया। और बाकी हम सब समझ रहे थे कि जी हुकूमत उसकी चली गई। वो 10 अप्रैल को 9 को वोट नो कॉन्फिडेंस हुआ, 10 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान। वो असल में शायद आपकी साबका या मौजूदा जमात साडी गल हो गई है, इस पर ही तकिया कर बैठी थी। हाँ, लेकिन वो साडी गल हो गई है, अगर हो भी जाए तो वो आपको पसीराई अवाम में तो नहीं मिलेगी ना। जहाँ से साडी गल हो गई है तो वो तो ठीक है, वो तो समझ आ जाती है। वो तो अगर आप देखें ना, दो ही आपके पास बाहर में आने के लिए, एक आप पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल और अवाम की कुव्वत से और पावर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पावर करें, कि अवाम को छोड़ के दूसरे जो भी पावरफुल वो हैं इदारे, उनके बेसिस पर आप डिपेंड करके आ जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है ये शॉर्ट लिव्ड होता है। आपको बिठा भी दिया जाएगा, वहाँ फेडरल हुकूमत भी दे दी जाएगी, लेकिन क्या चले हम ये चले गए माजी में, वो भी बात ठीक है। लेकिन जो आप ये पहला मेरा सवाल था कि हाउ कम द पीडीएम सरकार जो पहले वाली थी वो रिस्पॉन्सिबल क्यों है निगरान हुकूमत के किए गए फैसलों की? ठीक है, सिलेक्शन उन्होंने की थी, पहली बात निगरान हुकूमत की। अच्छा, दे हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्पावर उनको किया था लीगली, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। वो जो आइन था जिसमें लिमिटेड पावर्स थी केयर टेकर्स के बारे में, उसको चेंज किया गया था, उनको पावरफुल बनाया गया था, उनको उसी तरह से बनाया गया था कि जैसे वो एक लोगों के वोट से आए और वो फैसले कर सकें जो मुश्किल फैसले हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जो कह रहा हूँ ना, कंटिन्यूशन, आपको भी पता है, मुझे भी पता, पहली शिपमेंट आई थी जब उस वक्त, उस सितंबर 7 को शायद आई थी गंदम की। तो जब एक प्राइवेट पार्टी को इजाजत जो है वो केयर टेकर ने आके दी थी, तो वो 10 दिन में तो आ नहीं सकती थी शिपमेंट। उसको यकीन दिलाया होगा ना पिछली हुकूमत और नई आने वाली हुकूमत के अहम लोगों ने कि आप मंगवाएं, वो आते ही आपको अप्रूवल दे देंगे। और ये समझे थे कि जी क्योंकि वो एक केयर टेकर होगी और समझ नहीं आएगी लोगों को, तो वो चलता रहेगा सिलसिला। सबसे बड़ी थी बात यह है कि जो भी फैसला आपने किया था, सबसे इम्पोर्टेंट जामी स्टेक होल्डर हैं इस केस में फार्मर्स। जी वो तो उनका बड़ा गर्क हो गया, अल्लाह माफ करे। देखना, तो आपने जब ये मंगवाना शुरू किया, प्राइवेट पार्टीज को अलाउ किया, अब तो वो लिस्ट भी सामने आ गई कितनी प्राइवेट पार्टीज और कितने मिलियन मीट्रिक टन गंदम उन्होंने मंगवाया। प्राइवेट पार्टीज तो आपने, हुकूमत ने इजाजत दी ना, प्राइवेट पार्टीज ने कोई गन पॉइंट पता नहीं आपसे कहा कि आप ये हमें इजाजत दें, बल्कि डॉलर्स भी उन्हें मैनेज करके दिए गए। जी, डॉलर भी मैनेज, वो जीएसटी भी हटा दी, ड्यूटी भी हटा दी, तो आपने तो सब कुछ फैसिलिटेट किया ना। अच्छा, उसमें मेरी काकड़ साहब से भी बात हुई एक दो रोज पहले। वो ये फरमाते हैं कि जी वो हम चूंकि WTO के सिग्नेटरी हैं तो हम इस तरह से प्राइवेट कंपनीज को मना नहीं कर सकते, वरना वहां से कदगन लग सकती है। मैं बड़ा सिंपल है, पहले मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। WTO ये वैसे ही है कि जी IMF ने कहा कि आप पॉलिसी रेट ना चेंज करें। भाई उनको समझाना भी पड़ता है ना। दूसरी बात है, चले उन्होंने, आप ये नहीं कर सकते। आपको जब पता है कि बम्पर क्रॉप गंदम की होने वाली है, आपको लिमिट लगाते हैं ना, आप पीरियड की लिमिट लगाते हैं कि जी दिसंबर 31 से बाद में कुछ शिपमेंट मंगवा सकते। एक मिसाल दे रहा हूँ, और इस क्वांटिटी से ज्यादा नहीं आ सकता। आप देखें, मैं आपको एक, वैसे आपके नाज़रीन बताता हूँ, ECC की जो मीटिंग होती है ना, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसमें फर्स्ट जो मीटिंग होती है मंथ की, उस
उसमें स्टॉक पोजीशन दी जाती है। जी। मिसाल के तौर पर चीनी की, मिसाल के तौर पर गंदम की और दूसरे मेन प्रोडक्ट की, उसमें बताया जाता है इस वक्त स्टॉक पोजीशन ये, अगले 2 से 3 महीने में कंजम्पशन ये होगी, अगले 2 से 3 महीने में प्रोडक्शन ये होगी, और 3 महीने की पोजीशन आपके सामने आ जाती है। तो फिर आप कहते हैं कि शॉर्टेज होगी तो आज आप ऑर्डर करें ताकि वो आए टाइम पर और महंगाई ना हो, और अगर सरप्लस है तो उसको आपने क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट की इजाजत देनी है। सो अगर आप ये बेसिक काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात तो आवाम की दिलचस्पी के लिए वाजे करें अपने तजुर्बे की रोशनी में, सादा बात मैं करता हूँ, ये क्या मिसमैनेजमेंट थी, गलत फैसला, गलत एस्टिमेशन थी, या ये सब करके बकौल पीटीआई माल पानी कमाया गया? दोनों थे ना, कॉम्बिनेशन होता है। हाँ। अगर देखे ना, बात एक बड़ी सिंपल होती है कि इतने जब मिकदार में जब गंदम आई है और उसको 4,700 या कितने में बेचा गया है, तो किसी को फायदा तो हुआ है ना। 2600 से 2700 रुपए फी मन ली गई जी, और 4500 पर बेची गई। तो कोई हिसाब लगाता है 200 बिलियन, 250 बिलियन, 300 बिलियन, मतलब हमें तो 1 बिलियन का भी नहीं हिसाब आता। तो किसी ने तो कमाया है ना, किसी ने तो फायदा किसी की जेबों में किया है। आज जो फार्मर की जेब में नहीं जा रहा तो वो तो किसी और की जेब में गया ना। और सबसे बड़ी बात ये, जो सबसे ज्यादा मैं हमेशा कहता हूँ, मईशत जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर कौन है? इस केस में इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो है फार्मर्स हैं। मैं अब भी ये कहता हूँ कि ये जो इंक्वायरी कमेटी और ये सारी जरूर करें। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, क्योंकि अब ये पूछगिछ के लिए देखें ना, वही हम एक लफ्ज हमने याद कर रखा है, बाबू क्रेसी ब्रॉडकास्ट को, वो जो बाबू क्रेसी जिसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसी बाबू क्रेसी से इनकी तहकीकात करवाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ उस तहकीकात पर मैं आता हूँ। सबसे पहला फैसला पता क्या होना चाहिए था? सबसे पहला फैसला, हुकूमत इज कमिटेड कि फार्मर्स को 3,900 का हुकूमत ने फैसला किया था ना जी, जो इमदादी कीमत रखी है, ठीक है, वो उनसे उठाएं और उनको वो पैसे दें। बाकी जो आपका जो नुकसान हुआ है वो एक अलग चीज है, वो आप इंक्वायरी करें और उनकी जेबों से निकलवाएं जिन्होंने ये फैसले किए थे। बड़ा सिंपल सा हल है, ताकि वो कम से कम उनको टाइम पर पैसे देखे ना। इसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। पहली बात तो ये है कि उनको पैसे अभी तक मिल चुके होने चाहिए थे, और वो फार्मर्स जो आगे उन्होंने जो भी लगाना था वो उसके लिए बीज और सीड्स और नहीं जी, आगे तो सूरत हाल में पंजाब की बता देता हूँ। जो छोटा किसान है वो तो समझे मखरूज होके, बेहाल होके मजबूर हो चुका है, क्योंकि आड़ती ने या जिस बंदे ने, पटवारी ने उससे गंदम खरीदी है इस सस्ते निर्खों पे, उसके पास प्रॉफिट नहीं आया 32 रुपए पे बेच के, तो वो कर्ज लेने पे मजबूर है उस आड़ती से, ताकि अगली फसल जो है चावल की वो लगा सके या अपने 6 माह का सर्कल घर का चला सके। देखे ना, वो उसका तो अभी चूल्हा नहीं जलता, तो वो आगे अगली फसल कैसे लगाएगा? तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, फिर पंजाब के जो मिनिस्टर हैं, कंसर्न मिनिस्टर बिलाल यासीन साहब, उन्होंने पिछले हफ्ते एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि कल हम बहुत खुशखबरी सुनाएंगे फार्मर्स को। फार्मर्स इकट्ठे हो गए वहाँ पंजाब असेंबली के पास, वहाँ उनको जो डंडे पड़े हैं और फिर उनको अरेस्ट किया, तो वो अच्छी खबर। मतलब बजाय कि आप सबसे ज्यादा सिंपैथीज उनके साथ होनी चाहिए, उन्हीं पर डंडे बरसाए जा रहे, उन्हीं को अरेस्ट कर लिया। तो मेरा ख्याल है ये, अगर हम सोचते हैं कि ये मसले का हल है और फिर एक इंक्वायरी कमेटी होगी, वो 15 दिन में रिपोर्ट देगी और फिर रिपोर्ट के बाद उन्हें कहना है कि जी ठीक है ये फैसला नहीं। लेकिन ये काकड़ साहब ये भी कहते हैं कि जो मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो आज भी सूबों में है। इन्होंने मसनूई डिमांड करके हमें जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से वार्न किया, जो मैं समझ पाया हूँ, और हम निगरान हुकूमत में थे, खदशा था कि ऐसी फूड सिक्योरिटी का बहरान ना पैदा, तो इसलिए हमें ये करना पड़ा, क्योंकि जो असेसमेंट वो दे रहे हैं उसके मुताबिक फैसला किया। मैंने आपको जो बताया था, ईसीसी में 3 घंटे की डिबेट होती है, ये बहुत बड़े फैसले होते हैं कि जी आपकी स्टॉक पोजीशन क्या होगी, इस वक्त क्या है, और उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए ना, वो जो स्टॉक पोजीशन जो दे रहे हैं। और अगर किसी ने स्टॉक पोजीशन हमें दिखा दें ईसीसी की मीटिंग में, एक मैं हमेशा डिमांड करता हूँ ईसीसी मीटिंग में जिसमें ये फैसला हुआ कि गंदम अलाउ करें प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने का, वो ईसीसी मीटिंग के मिनट्स दिखा दें। आजा चले, वो बड़ा अहम सवाल है कि वो मिनट्स दिखा दें। एक छोटा सा सवाल हो, क्या आप समझते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स को ओएसडी बना के, मुअत्तल करके, सस्पेंड करके ये बहरान टाल सकता है, या वाक़तन ये हुकूमत काकड़ साहब या उस वक्त की निगरान सरकार तक पहुंचेगी, या पहुंचने की पसली नहीं है? सच बोलिएगा। देखना आपने पहले ही मुझे डरा दिया। अच्छा,
मैं कह रहा हूँ देखें जो भी जिम्मेदार हैं। अच्छा बाय द वे इसमें जिम्मेदारान सिर्फ केयर टेकर्स नहीं है। फरवरी 8 को इलेक्शन हो गए थे और मेरा ख्याल है उसके 2-3 हफ्ते के बाद नई हुकूमत आ गई थी। मार्च की 31 तक शिपमेंट आती रही, मार्च 31 तक तो सारा पाकिस्तान सारा पंजाब सो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है। और देखे ना जब एक क्राइसिस आने वाला है तो क्या किसी ने फोर्सी किया कि ये क्राइसिस आने वाला है? एग्जैक्टली हम वो कदम उठाएं वेरी ट्रू, इससे पहले के रोडों पर फार्मर्स आए और वो उनके एहतजाज शुरू हो जाएं। और ये एक खामोश इनकलाब है सर, जिसकी हुकूमत को अभी तक इदराक नहीं हो पा रहा। बहरहाल बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने बात की। हम तो इस मुद्दे को हाईलाइट ही कर सकते हैं।